नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश राजधानी लाइव। तो आइए करेंगे शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वो देश की दूसरी वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये उपलब्धि अब तक केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदंबरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। वहीं बता दें कि नेताओं लगातार 5 बजट पेश किए थे। इन नेताओं ने वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 से 1964 के बीच 5 सालाना बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए थे। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का पेश होने वाला अंतरिम बजट लेखानुदान होगा। यही सरकार को अप्रैल मई के आम चुनावों के बाद नई सरकार आने तक कुछ निश्चित मदों में खर्च करने का अधिकार होगा। चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणा से इनकार किया था। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ। जी राजीव जी, 1 फरवरी से बजट पेश होने वाला है। चूंकि लोकसभा चुनाव है तो इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, फिर वो चाहे आम जनता हो या फिर पार्टी के लोग, क्योंकि ये जो अंतरिम बजट है, क्योंकि ये अंतरिम बजट हर बार तो नहीं आता, तो इसलिए ये इस बार जो है कुछ खास होने वाला है अंतरिम बजट। तो वैसे इसमें अगर हम खास चीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या खास होगा वैसे इस अंतरिम बजट में? देखिए, इस बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं 2024 से जुड़ता हुआ ये बजट बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जो है वो अपना अंतिम बजट जो है वो पेश करेंगी। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार 2024 की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं सरकार जो है यही कोशिश करती नजर आ रही कि आम जनता को भी इस बजट से जोड़ा जाए। मगर यहाँ पर बात करें पीएम निधि पीएम केयर फॉर निधि योजना की, जिसमें किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी कोशिशें जो है वो की जाएंगी। और यहाँ तक की बात करें किसानों को फायदा देने की, यानी कि तोहफा देने के तौर पर इस बजट के अंदर किसानों को अभी तक जो पैसे मिलते थे वो अब बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को काफी फायदा होगा। और जो पहले कहीं ना कहीं जो महिला किसानें थी उनको भी कहीं ना कहीं पीएम किसान निधि योजना के तहत जो पैसे दिए जाते थे वो थे 6,000 रुपए, अब उनको बढ़ाकर 10 से 12,000 रुपए जो है वो किए जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो अंतरिम बजट होगा उसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान है उनको कहीं ना कहीं इस बजट से फायदे देने की कोशिश की जाएगी। जी तिवारी जी आपने किसानों की बात की, तो अगर हम बात करें महिलाओं की, क्योंकि इस बार जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया जो काफी सफलतापूर्वक रहा हमारा, तो उस गणतंत्र दिवस में महिलाओं की उपलब्धि ज्यादा हमें दिखी। महिलाएं हमें अध्यक्षता करते हुए भी दिखी और अपनी संस्कृति को पेश करते हुए भी दिखी। तो अगर हम इस बार के अंतरिम बजट की बात करें, क्योंकि गणतंत्र दिवस में तो उन्होंने महिलाओं को बहुत आगे रखा, काफी सम्मान दिया, तो बजट के अगर नजरिए से हम देखें तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं के लिए बात करें, 26 जनवरी की परेड के दौरान भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की कोशिशें की गई, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सरकार जो है वो लगातार कदम उठाने की कोशिश करती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें 2024 के चुनाव से लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सरकार जो है वो अच्छे कदम उठाने की कोशिश करी, और इस बजट से भी कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को आगे लेके आया जाए और महिलाओं के लिए सुविधाएं दी जाए। मगर देखना होगा इस बजट से वाकई में कितनी महिलाओं को इससे फायदा होने वाला है। और यहाँ तक कि महिलाओं के जो सामान है उन पर भी कहीं ना कहीं कटौती करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो सस्ते हो सके और महिलाओं को फायदा हो सके। और जिस तरीके से लगातार रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर भी महिलाओं के लिए जॉब की सुविधाएं दी जाएंगी। और यहाँ तक कि जिस तरीके किसान जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं 12,000 रुपए करीब जो है वो देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर खास तौर पर महिलाओं और किसानों के ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और निर्मला सीतारमण जो है जो 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसानों को और महिलाओं को ही
ज्यादा फायदा देने की कोशिश की जाएगी। मगर वाकई में ही ये फायदा किसानों और महिलाओं के लिए होगा या फिर सिर्फ लुभावने वादे होंगे, ये 1 फरवरी को ही पता लग जी पाएगा। बिल्कुल, जी। ये देखने वाली बात होगी 1 फरवरी को कि ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ वादे और दावे हैं या फिर इसे पूरा भी किया जाएगा। वैसे बात आपने किसान की महिलाओं की, किसान महिलाओं की, नौकरियों की, तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अपनी नजर करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है आज भी वो कहने की बात है कि गांव ने तरक्की कर ली, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो अभी भी पिछड़ा है, जहां अभी भी तरक्की की जरूरत है। तो उस गांव की महिलाएं जो हैं, जो बहुत भोली भाली सीधी सादी होती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जानकारियां नहीं होती कि उनके लिए क्या कुछ मतलब स्कीमें आ रही हैं, तो ऐसे में सरकार तो काम कर ही रही है। लेकिन जो एक चीज हो जाती है कि अभी भी हमारी महिलाओं के आंखों को जो है उसी चूल्हे की धुओं का सामना करना पड़ता है, जो वो हांडी चढ़ाती है अपने परिवार का पेट भरने के लिए, और जब वो चूल्हा फूंकती हैं तो वो धुआं उनके आंख में आता है। तो ये एक सरकार की एक योजना और चल रही है, जहां सरकार महिलाओं को गैस सिलेंडर भी देती है। तो अब देखिए, गैस सिलेंडर की जो कीमत है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई थी। तो अगर हम बात सिलेंडर के दाम की करें, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सरकार सिलेंडर की कीमतों को कम करेगी इस बजट में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ग्रामीण महिलाओं की और यहाँ तक किसानों की महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस इस बजट सत्र के अंदर बिल्कुल महिलाओं के ऊपर रहेगा। किसानों की बात करें तो किसानों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, मगर बात करें जो महिलाएं अभी भी सरकार के द्वारा दी गई ये योजनाओं के तहत उनकी जानकारी नहीं है या फिर उनको पता नहीं है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर बात करें जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिनके लिए कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं चूल्हा जलाने की व्यवस्था होती है, मगर वो कहीं ना कहीं उन्हीं लकड़ियों पर या फिर कहें जो पहले जो कल्चर चलता था, चूल्हे पर काम किया जाता था, वही चीज अब आज भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी रसोई गैस की जो चिंताएं हैं वो भी दूर की जाएगी। यहाँ तक कि जो सरकार जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर पर चूल्हे की व्यवस्था चलती नजर आ रही है। रसोई गैस के जो दाम है उसको भी घटाने की बात की जा रही है, मगर अभी तक रसोई गैस के दाम जो है वो नहीं घटे हैं, जिसकी वजह से अभी तक महंगाई जो है बढ़ती नजर आ रही है। मगर महिलाओं के लिए अब कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं जो रसोई गैस के दाम है उसको भी घटाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा जो उज्ज्वला योजना है जिसको पीएम केयर फंड के द्वारा चलती है, उसकी भी जानकारी जो है ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मगर वाकई में ही इस योजना के तहत कितनी महिलाओं को फायदा हुआ ये भी जानकारी दी जाएगी। और यहाँ तक कि इस बजट सत्र के अंदर खुद निर्मला सीतारमण जो है वो भी महिला है, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है तो खास तौर पर महिलाओं के लिए ही रहने वाला है। अब देखना होगा वाकई में ही ये जो बजट है वो कितना महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, या फिर कहें जो रसोई गैस के दाम अभी तक नहीं घटे थे, क्या वो घटे थे बजट सत्र के अंदर। यानी कि सीधे सीधे कहें तो महिलाओं की निगाहें भी जो इस बजट सत्र के अंदर बिल्कुल रहने वाली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं की निगाहें जो है इस बजट पर रहेंगी, और उम्मीद भरी निगाहें इस बजट पर रहेंगी कि क्या पता हमारे लिए कौन सी अच्छी खबर, कौन सी अच्छी बात इस बजट में निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि ये जो गृहिणियां होती हैं वो बहुत मासूम और भोली भाली होती है। वैसे अब अगर हम बात करें देश की युवाओं की, क्योंकि जब बात बजट की हो रही है तो युवाओं की यानी कि देश के भविष्य के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है, और देश के भविष्य जो है वो हमारे युवा है। तो युवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह युवा बहुत खुश है, आज भी युवाओं को नौकरी की तलाश है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं। तो अगर हम बात युवाओं की जॉब की करें तो इस बजट में क्या युवाओं के लिए ऐसा कुछ प्रावधान होगा? देखिए, यहाँ पर बात करें युवाओं की और बजट सत्र की जब बात चलती है तो कहीं ना कहीं युवाओं को खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। मगर यहाँ पर बात करें लगातार अभी तक युवाओं के लिए बजट के अंदर कहीं ना कहीं जॉब की सुविधाएं जो है वो कम होती नजर आ रही थी। मगर अब इस बजट सत्र की बात करें तो क्योंकि निर्मला सीतारमण का ये अंतरिम बजट है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं युवा जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं इस बजट पर भी निगाहें बना के बैठे होंगे। और दूसरा यहाँ पर बात करें विपक्ष भी कहीं ना कहीं युवाओं की रोजगार को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। वही चीज आज इस जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा उसके अंदर भी युवाओं के लिए कितने रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, कितनी जॉबें उपलब्ध कराएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। क्योंकि 2024 के चुनाव के भी नजदीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसी को लेकर युवा जो है वो किस तरीके से अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं, सरकार की तरफ से कितनी जॉब उपलब्ध कराई जाएगी। और लगातार जो पीएम जो खुद प्रधानमंत्री कहते नजर आते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो वाकई में ही रोजगार जो है वो कितने उपलब्ध हो पाएंगे और युवाओं तक ये जॉब जो है यानी कि जो रोजगार है वो किस तरीके से पहुंच पाएगा। इसके लिए तमाम कोशिशें जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है, मगर युवाओं
जो खासतौर पर युवा जो बात करें वो उनकी भी निगाहें रहेंगी और देखना होगा उनके लिए जॉब जो है वो किस तरीके से मिल पाती है। रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर भी कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशें रहेंगी कि रेलवे के अंदर भी युवाओं को रोजगार दिया जाए, और सेक्टरों की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार देने की बात की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही है इस बजट के अंदर, वो कोशिश क्या युवाओं की पूरी हो पाएंगी, ये जरूर देखना होगा। जी तिवारी जी, वैसे तो युवाओं के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि जब बजट पेश होता है तो इससे जो है अगर हम बात करें तो सिर्फ जनता को ही, मतलब ये असरअंदाज जनता पर ही असरअंदाज नहीं होती, ये स्टॉक्स, शेयर और कई प्राइवेट कंपनियों पर भी ये जो है बजट जो है वो प्रभावित करती है, उन कंपनियों को भी, शेयर को भी। तो ऐसे कौन से स्टॉक, शेयर या कंपनी होंगे जिसे ये बजट जो है वो प्रभावित करेगी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से युवाओं की बात करें या फिर जॉब की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कोशिशें करती है। मगर यहाँ पर सेक्टरों की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें या फिर कृषि सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट जॉबों की बात करें, तो उसके अंदर भी सरकार की तरफ से कोशिशें रहेंगी ताकि युवाओं को रोजगार जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और दूसरा, घरेलू रोजगार की बात करें, घरेलू उद्योग की बात करें, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कोशिशें करेगी। मगर यहाँ पर कितनी कोशिशें कामयाब हो पाएगी, और क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय के अंदर देखने को मिला था कि महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां बनी हुई है, हर चीज के दाम जो है वो दुगने होते चले गए। जॉब सेक्टरों की बात करें, वहां पर जॉब जो है युवाओं को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से युवा जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हुए नजर आए। मगर उनके लिए किस तरीके से कोशिशें की जाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर निर्मला सीतारमण का बजट जो है, जो अंतिम बजट बताया जा रहा है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आम जनता की यानी मिडिल वर्ग की बात करें या फिर गरीब वर्ग की बात करें, उनकी निगाहें जरूर सबसे ज्यादा रहेगी। और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं इसके अंदर फायदा होता नजर आएगा। क्योंकि पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट के अंदर भी कुछ ऐसा फायदा जो था वो आम जनता यानी कि मिडिल क्लास और गरीब क्लास जो थे उनको नहीं मिल पाया था। मगर अब की बार शायद कुछ ना कुछ निर्मला सीतारमण जो है वो गरीब क्लास की बात करें या मिडिल क्लास की बात करें तो उनके लिए जरूर रख सकती है। मगर देखना होगा युवाओं को कितना इसमें फायदा हो पाता है इस बजट से, ये सबकी निगाहें रहेगी। और युवा जो है वो खास तौर पर इस सरकार 2024 के चुनाव से भी कहीं ना कहीं विरोध कर देखेंगे, और कहीं ना कहीं इसी के आधार पर ही शायद जो वोट होंगे युवाओं का वो भी सरकार को मिलता हुआ नजर आएगा। मगर वाकई में ही सरकार जो है वो युवाओं को लिए किस तरीके से कोशिश कर पाती है इस बजट के अंदर, ये जरूर देखना होगा। जी वैसे तो ये अंतरिम बजट है, यानी कि चुनाव से पहले पेश किए जाने वाली बजट है ना, इसलिए हम इसे अंतरिम बजट कह रहे हैं निर्मला सीतारमण का। तो चुनाव से पहले ये बजट पेश की जा रही है, तो चुनाव को लेकर इसमें क्या खास होगा? वैसे देखिए, यहाँ पर बात करें चुनाव को लेकर लगातार इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ खास जरूर रखा जाएगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट है तो सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बनती है। यहाँ पर बात करें चुनाव से पहले ही ये बजट पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं इस बजट पर निगाहें बना के बैठे हुए हैं। और दूसरा, युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर कितना फायदा दिया जाएगा वो देखना होगा। दूसरा, जो लगातार महंगाई बढ़ रही थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, उसकी वजह से घरेलू हर चीज के दाम जो थे वो बढ़ते हुए, खाने पीने की चीजों की बात करें, रसोई गैस की बात करें, क्योंकि रसोई गैस के दाम भी आज भी लगभग 6,000 रुपए से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी परेशानियां बनी हुई है। इसको कम करने के लिए सरकार को किस तरीके से कदम उठा पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी, आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है
श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने कई बार शांत होने की अपील की, लेकिन भाजपा पार्षदों ने हंगामा जारी रखा और कुछ पार्षद मेयर के आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद मेयर ने नेता सदन मुकेश गोयल को एजेंडा पास करने के निर्देश दिए। सदन में मंगलवार को बजट पर चर्चा आरंभ होगी। आपको बता दें कि एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं होने और समिति के अधिकार सदन को ही देने के लिए मेयर के सुप्रीम कोर्ट जाने के विरोध में भाजपा पार्षदों ने सोमवार को सदन की बैठक में हंगामा किया। इस कारण बैठक में किसी भी मसले के साथ साथ एजेंडे में शामिल प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी। भाजपा पार्षदों के शांत न होने पर शोर शराबे के बीच सदन के नेता ने एजेंडा पास कर दिया। सदन की बैठक में शोक प्रस्ताव रखने के बाद कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह ने स्थायी समिति का गठन नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेयर स्थायी समिति का चुनाव नहीं कराना चाहती है। इस कारण उन्होंने समिति के अधिकार सदन को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति के चुनाव के संबंध में रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद मेयर स्थायी समिति के चुनाव को लगातार टालती जा रही है। उनका वक्तव्य पूरा होते ही भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अमन कुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमन जी, कल जो सदन में कार्यवाही के दौरान ये जो हंगामा हुआ, ये नारेबाजी जो हुई, क्या लगता है क्यों इस तरह की नारेबाजी की गई, सदन का माहौल खराब किया गया, क्या नियति थी? निगम को बने 2 साल हो गए हैं और जो निगम 2 साल से निगम एक हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो निगम हिस्सों में था, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, लेकिन अब जब से निगम एक हुआ है तब से ये हंगामे की वेट चढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि निगम के अंदर हंगामा, जो बजट सत्र आता है या कोई भी सदन शुरू होता है तो हंगामा जरूर होता है। हालांकि पिछली बार भी देखा गया था कि मारपीट तक की भी हमने तस्वीरें देखी थी, जिसमें आतिशी वगैरह और जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी वहां पर मौजूद थे उसमें जिस समय यह हंगामा हुआ था। तो कल की बात करें, कल भी काफी हंगामा हुआ है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम कमेटी होती है जो जितने भी योजना है, जितने भी प्रस्ताव है वो पास करती है, जिससे कि निगम के जो कामकाज है वो चलते हैं। लेकिन बीजेपी के पार्षद वही लगातार मांग कर रहे हैं कि निगम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रहा, जिसकी वजह से है लोगों के काम रुके हुए हैं, चाहे वो निगम के स्कूलों के काम हो, निगम के अस्पतालों के काम हो, निगम की सड़कों के काम हो, निगम की नालियों के काम हो, निगम के जो जितने भी खत्ते हैं ये इनके काम हो। लेकिन लगातार चाहे डीसीबी के काम हो, चाहे वो निगम के कर्मचारियों के काम हो, तो हमेशा जो बीजेपी के जो पार्षद है वो यही आरोप लगा रहे हैं कि निगम के जो जब से शैली ओबराय जो मेयर जब से बनी है और जब से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आई है, तब से उनके कई काम जो है निगम के वो रुके हुए हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। ये बहुत अहम कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी, और स्थायी जो कमेटी होती है, और यही कमेटी जो है प्रस्ताव पास करती है बजट का, और यही कमेटी जो है योजना को लागू करती है। तो जब फंड नहीं होगा, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, तो लोगों के काम नहीं होंगे। तो यही नाराजगी कल भी देखने को मिली, जिसके बाद जो है निगम हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सदन आज भी चलेगा और आज भी देखना होगा कि क्या सही तरीके से चलता है या आज भी हंगामे के भेंट चढ़ता है। वैसे आज सदन की जो कार्यवाही है वो कितने बजे शुरू होगी? देखिए, सदन की जो कार्यवाही है वो 12 बजे के बाद की रखी गई है। उससे पहले जो है सारे नेता, जितने बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, वो अपनी अपनी जो है तैयारी करके आते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हमेशा से 15 साल तक बीजेपी निगम के अंदर रही है, वहीं 2 साल से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आई है। तो हालांकि यही बात जो है लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी निगम में आई है बहुत दावे करके आई है कि हम निगम के अंदर जब से आए हैं तब से हमने निगम के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले निगम के अंदर कोई काम नहीं हो रहा था। वहीं
बीजेपी के जब जितपुर मेयर हो चाहे वो बीजेपी के पार्षद हो, वो यही जो है आरोप लगाते हैं कि जब तक कमेटी नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी बात चली गई, क्योंकि वो कल भी जो इकबाल है उन्होंने भी बोला कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं, आप यही क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे कि स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन पा रही। हमेशा 15 साल तक हमने भी देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी ही काम करती है, लेकिन पिछले 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी निगम के अंदर है ही नहीं। और इससे पहले तो और भी ज्यादा हंगामा हुआ था। अब कल की तस्वीरें तो फिर भी ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, मारपीट तक की नौबत आ गई थी। और आज देखते हैं कि आज क्या तस्वीरें आती हैं। अच्छा, मतलब ऐसी स्थिति बन जा रही है वहां पर, मतलब इस तरह नारेबाजी, तो कल की खबर थी कि नारेबाजी उन्होंने किया, हंगामा किया, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि मारपीट तक नौबत चली जाती थी। वैसे आज जो कार्यवाही जो शुरू होगी सदन की, वहां पर किस मुद्दे को लेकर बात होगी? देखिए, मुद्दे यही है कि निगम के स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, निगम के जो स्कूल है वहाँ सुरक्षा गार्डों की तैनाती की जाए, निगम की जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक किया जाए, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो गली मोहल्ले की सुविधाएं हैं, चाहे वो हाउस टैक्स की बात करें। आम आदमी पार्टी ने बोला, जो बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि निगम में आएंगे तो हम हाउस टैक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन हाउस टैक्स खत्म नहीं हुआ, हाउस टैक्स लोगों से लिया जा रहा है। इसी तरह जो टोल की बात करें तो कंपनी पे 56 करोड़ रुपए का टोल का जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी उनको देना चाहती है पूरा का पूरा, जबकि टोल का निगम से कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप है बीजेपी का। तो कई अहम मुद्दे हैं। और जैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का जो वादा था निगम में, जो आम आदमी पार्टी जो निगम में आई थी तो उन्होंने बोला था कि डीसीबी के सभी कर्मचारी चाहे वो कच्चे हो या निगम के, उनको पक्का किया जाएगा, जो उनकी रुकी हुई पेंशन है वो दी जाएगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको अभी पास होना बहुत जरूरी है, और ये सब बजट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पिछले 15 साल में भी यही देखा गया था। जब तक बीजेपी के निगम में थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है। और इस बार भी 2 साल से बेशक आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने जो है काफी अच्छा काम किया, लेकिन आज भी निगम के पास जो है फंड नहीं का एक बहाना जरूर है। जी, वैसे ये बहाना कोई नया नहीं है, ये पुराना ही रहता है कि फंड नहीं है, फंड आएगा तो काम होगा। और चूंकि चुनाव है तो चुनाव में ये सब जो चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, इस पर ध्यान दिया ही जाता है और इसको लेकर बातें की जाती है। वहीं चुनाव में एक और चीज खास हो जाता है जो अभी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बहुत जोरों से चलता रहता है। वैसे पार्षद तो आरोप लगा रहे हैं निगम पर कि निगम ये चीज नहीं कर रही है, निगम ये काम नहीं कर रही है, ये मतलब ये तमाम चीजें निगम की तरफ से किया जा रहा है। निगम का इस पर क्या कहना, निगम के अधिकारी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, निगम के जो अधिकारी हैं, जब तक प्रस्ताव उनके पास नहीं आएगा तो वो भी चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी, प्रस्ताव नहीं बनेगा, प्रस्ताव सदन में पास होगा, उसके बाद वो प्रस्ताव जो है निगम अधिकारियों के पास आता है ताकि उस पर काम किया जाए। लेकिन अभी वो प्रस्ताव ही नहीं बने, क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, और बिना स्टैंडिंग कमेटी के काम करना जो है निगम के अंदर बेहद मुश्किल है। क्योंकि अब एक मेयर है, पहले 3 मेयर होते थे दिल्ली के अंदर, अब एक मेयर है, एक ही निगम है, तो उसके बाद जो संचालन है अच्छे से चलना चाहिए था हालांकि, लेकिन अब जो है और ज्यादा दिक्कतें निगम के अंदर देखने को मिल रही हैं। जी, वैसे अभी अगर आपने भी बताया कि अभी किसी और के लोग वहां निगम में बैठे हैं और पहले कोई और थे, तो दोनों की तुलना अगर हम करें तो किन के दौर में जो है वो निगम सही से चल रहा था, हंगामे कम हुआ करते थे, या फिर ये जानबूझकर ये हंगामे किए जा रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग बैठे हैं, या फिर सही में कोई वैसे ही रीजन है कि मतलब कि हाँ इस बात को लेकर हंगामा किया जा सकता था, या सिर्फ परेशान करने की कोशिश है, मीडिया में आने की कोशिश है और चुनाव से पहले उनकी छवि खराब करने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको पीछे से बताऊं तो जब निगम के अंदर 3 मेयर होते थे, तीनों बीजेपी के मेयर होते थे, और हालांकि जब 2022 का जब चुनाव हुआ निगम का तो निगम को 1 कर दिया गया, जिसके बाद 15 साल पहले भी निगम 1 होता था जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद निगम के 3 हिस्से हुए शीला दीक्षित के समय में। अब फिर से जब ये निगम का जो चुनाव हुआ 2022 में, निगम को 1 कर दिया गया। अब जो है आम आदमी पार्टी के पार्षद की जो बहुमत थी, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की मेयर है शैली ओबराय, और वो दूसरी बार मेयर बनी है। हर साल तो मेयर चेंज होता है, लेकिन दूसरी बार वो मेयर शैली ओबराय ही बनी है निगम के अंदर। तो ये जो बीजेपी के जो पार्षद है उनकी जो संख्या वो 104 है, कांग्रेस की संख्या 109 है, और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 138 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी बहुमत से है। तो बीजेपी जब से, क्योंकि तीनों कुर्सी हाथ से चली गई, 3 सत्ता थी, 3 निगमों में, तीनों में बीजेपी के मेयर होते थे और स्टैंडिंग कमेटी के सारे पदाधिकारी बीजेपी के थे। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर चुभती है बीजेपी को भी, क्योंकि अब उनकी जो है सरकार चली गई है क्योंकि। और हाँ, लेकिन वो एक और मांग करते हैं, वो ये भी मांग करते हैं कि अगर आप स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराओगे तो हमारे पार्षद ही उसमें जीतेंगे, आप चुनाव कराइए।
लेकिन वो चुनाव नहीं हो पा रहे, जिसकी क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी पता है कि एक आध जो पद है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जा सकता है। तो इसको लेके शैली ओबराय भी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है कि आप कोर्ट हमें बताए कि सदन चलाने के लिए हमें निर्देश दे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का जो एक मुद्दा बना हुआ है और जिसको लेके हंगामा भी हमें देखने को मिलता है। हाँ, हालांकि इसमें नुकसान जनता का ही है क्योंकि काम जनता के रुके हुए हैं इसको। जी बिल्कुल, नुकसान तो जनता का ही है और जो मेयर हैं उन्होंने अपना पाला साफ करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लिया है कि आप जो कहेंगे कोर्ट कहेंगे। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। आगामी लोकसभा चुनाव के पास आते ही महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर आज मुंबई में बैठक करने जा रही है। इस बैठक में प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी को भी MVA घटकों की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि शिवसेना यानी कि UBT सांसद संजय राउत ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। इस महीने की शुरुआत में अंबेडकर ने शिवसेना UBT से अपील की थी कि अगर महाविकास अघाड़ी के घटक दल सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने में विफल रहते हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन करें। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि MVA आगामी चुनाव के लिए गठबंधन बनाने के लिए वाम दलों और प्रकाश अंबेडकर की VBA से बात कर रही है। MVA में शिवसेना, NCP और कांग्रेस शामिल है। महाविकास अघाड़ी के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि MVA घटकों के मंगलवार को मुंबई में अंतिम बैठक होगी और अन्य सभी दलों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के VBA की बैठक में आमंत्रित किया गया है। जी, अंबेडकर को जो है VBA को बैठक में आमंत्रित किया गया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जी जुड़ गए हैं। जी सत्यप्रकाश सोनी जी, सीट बंटवारा आज होने वाला है महाविकास अघाड़ी में, क्या फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का? बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी की आज बैठक होने वाली है, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारियां सभी दल कर रहा है, ऐसे में महाविकास अघाड़ी का भी प्रमुख भूमिका है। महाराष्ट्र की 38 लोकसभा सीट के लिए यह चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले लगातार सीट शेयरिंग का मामला गरमाया हुआ है क्योंकि शिवसेना चूंकि स्थानिक पार्टी है और बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में है, वो चाहती कि ज्यादा सीटें उन्हें मिले। जी। वही भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है चूंकि पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी की तौर पर देखती है और अपने आप को नेशनल पार्टी समझती है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेना चाहती है। तमाम जो सहयोगी दल है वह भी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट मिले क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की लड़ाई है वो त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ दो सहयोगी दल NCP शिवसेना और दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की लड़ाई। इस लड़ाई में कौन ज्यादा सीटें लेकर चुनाव लड़ेगा, इस पर मंथन आज होने वाला है और यह करीब 2 बजे बैठक होगी। महाराष्ट्र मुंबई के ट्राइडेंट होटल में यह बैठक होने वाली है जहां सभी दलों के विधायक और तमाम जो नेता मौजूद रहेंगे। जी, वैसे ये बैठक तो 2 बजे शुरू होगी और इसमें जो है जिनको आमंत्रित किया गया है उनके विधायक और नेता मौजूद रहेंगे। वैसे इस बैठक में कौन से ऐसे मुख्य चेहरे रहेंगे जो कि इस बात पर मंथन करेंगे कि हाँ किसके हिस्से में कितनी सीट जाएगी, क्योंकि डिमांड करना हर पार्टी का अधिकार है, हर लोग अपने अपने हिसाब से डिमांड करते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए, लेकिन फैसला तो ऐसे ही होगा ना कि किसको कितना मिलेगा। हर किसी की बात पर तो उनको सीट नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से नाना पटोले, अशोक चौहान और अन्य जो नेता मौजूद रह सकते हैं क्योंकि पिछली बार नाना पटोले, अशोक चौहान आए थे। NCP की तरफ से जयंत पाटिल और तमाम नेता आ सकते हैं और कांग्रेस की तरफ से मुंबई की महिला अध्यक्षा जो है वर्षाताई गायकवाड़ आ सकती हैं। शिवसेना की तरफ से जो है संजय राउत और उनके भाई सुशील राउत जो है पहुंचे थे। ऐसे माना जा रहा है कि आज बड़े नेता आ सकते हैं
अगर शिवसेना की बात करें तो शायद उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अहम फैसला है। और इसके बाद शायद महाविकास आघाड़ी की बैठक नहीं होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर। अब यही बैठक आखिरी बैठक मानी जा रही है और फाइनल बैठक मानी जा रही है। तो ऐसे में शरद पवार भी हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, और कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से कोई नेता आने की उम्मीद जताई जा रही कि आज जब फैसला होगा तो इस पर आखिरी मोहर लग जाएगी। जी वैसे तो जानकारी यही है कि ये आज जो है वो अंतिम बैठक होगी, और आप भी बता रहे हैं कि आज इस पर मंथन हो जाएगी कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी, इस बात पर आज मंथन हो जाएगी। तो क्या आज ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी कि हाँ इनको इतनी सीटें दी गई हैं, या फिर इसको अभी बचा कर रखा जाएगा कि एक समय फिर से निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा? ये देखिए, अगर ये बैठक होती है तो आज इस बात की घोषणा कर ली जाएगी कि आखिरकार शिवसेना उद्धव गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी भी 2 सीटों की मांग कर रही है, उन्हें भी कितनी सीट मिलेगी। तो ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है, किस तरह की उनकी तैयारियां होने वाली। जी देखिए, जब बात सीट शेयरिंग की आती है, बात जब साथ मिलकर चुनाव लड़ने की आती है, वैसे ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिशियंस हैं, तो सभी के दिमाग जो है वो आपस में मिलना भी बहुत जरूरी होता है, यानी कि तालमेल की बात जो है वो काफी अहम हो जाती है सीट शेयरिंग के मामले में, एक साथ चुनाव लड़ने के मामले में। और अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें, तालमेल की बात करें, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो इंडिया गठबंधन है। वहां पर तो हम सब ने देखा कि वहां पर जो तालमेल की स्थिति थी वो क्या थी, सीट शेयरिंग का जो पेच था वो बार बार अटक रहा था। तो अब यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो अगर हम बात करें कि इन पार्टियों के नेताओं के बीच कैसी तालमेल है? देखिए, जब आप गठबंधन में है और आपको तालमेल रखना है तो आपको बहुत सारी चीजें को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। अब ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर आज जो चर्चा होने वाली है, जाहिर तौर पर किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों दल अपने आप को बड़े दल के तौर पे देखते हैं, चाहे वो एनसीपी हो या शिवसेना या फिर कांग्रेस हो। भले महाराष्ट्र में तीनों दलों की अलग अलग भूमिका हो, लेकिन अपने आप में तीनों दल महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों दलों को कहीं कहीं ये देखना होगा कि जो उनके साथ सहयोगी दल आ रहे हैं, चाहे वो वंचित बहुजन आघाड़ी हो फिर या अन्य दल हो, तो उसे जो है ध्यान में रखते हुए सीटों को बंटवारे किए जाएंगे। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि इंडिया गठबंधन जो है कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का रथ है उसे रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि लगातार कह रही है कि संविधान को रोकने की जिम्मेदारी, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी, संविधान को समझाने की जिम्मेदारी के तहत जो है इंडिया गठबंधन का जो है बनाया गया है, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे इनको रोका जाए। जी, वैसे जानकारी साझा करने के लिए सत्यप्रकाश जी आपका धन्यवाद। 15 फरवरी तक बीजेपी हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी कर सकती है घोषित। जी हाँ, प्रत्याशी जो है अब वो घोषित कर सकती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी बनाए गए, नेता किए गए सक्रिय। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव संचालन समिति को भी गठित किया गया है। 31 जनवरी तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनाव कार्यालय खोलेंगी। जी हाँ, चुनाव कार्यालय जो है वो कल तक खोले जाएंगे। सभी कार्यालयों से चुनावी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र जी, वैसे तो अब तक जो है वो ठंड का कहर तो जारी था ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वो तापमान को बढ़ा रहा है, सियासी तापमान को। और वैसे भी अगर हम ध्यान दें तो आजकल जो है सियासी पारा कुछ चढ़ा ही हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो पार्टी के लोग होते हैं वो प्रचार प्रसार का काम शुरू कर देते हैं। बैठकों का दौर जो है वो जोरों शोर से चलने लगता है और मीटिंग्स की जाती हैं, कार्यालय खुलते हैं। ठीक इसी तरह की खबर ये भी है कि कल तक जो है वो बीजेपी अपने कई कार्यालय खोलेंगे और वहां से जो है चुनावी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर?
देखिए सभा 2019 से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कई सीटें, लोकसभा सीटें 17 सीटें कह सकते हैं कि वो हारी थी। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसको लेकर जो गहमियां हैं, लोकसभा चुनाव की जो गर्मियां हैं वो शुरू हो गई हैं और भाजपा सबसे पहले हारी हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इस दिशा में भाजपा काम भी कर रही है। इन सीटों को लेकर सुनिश्चित करने के लिए इरादे से भाजपा ने बड़े अभियान तहत आगे बढ़ाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट लक्ष्य रखने के लिए भाजपा रणनीति के तहत अन्य दलों के साथ आगे दौड़ रही है, क्योंकि राज्य मुख्यालय से लेकर क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी प्रभार संयोजक जिम्मेदारी देकर उसे तैनात कर दिया गया है। और ये कहा सकता है 15 फरवरी तक भाजपा जो उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हारी थी उस सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकती है और इस दिशा में काम भी कर रही है। और ये कहा सकता है कि सीटें लगभग सुनिश्चित हो गई हैं। और गौरतलब है कि 2019 में आम चुनाव में जो भाजपा यूपी की 78 सीटों पे चुनाव लड़ी, जिसमें 62 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सहयोगी दल सोने लाल को दी गई थी, इसमें दोनों सीटों पर विजय मिली थी। इसके बाद उपचुनाव में हारी सीटों आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत दर्ज हारी गई थी। और कहा सकता है कि 16 से घटकर 14 चला गया था। और कहा सकता है कि 14 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। 2019 में कहा सकता है कि जो चुनाव हुआ था उसमें सपा 5, बसपा 10 और कांग्रेस की 1 सीटें मिली थी, जिसके बाद ये कहा सकता है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत पांडे जो बनाए गए हैं लोकसभा को लेकर, जो प्रभारी बनाए गए हैं उसको लेकर कहा गया पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और ये कहा सकता है कि अब जो सीटें जो हारी थी भाजपा उसके सबसे पहले प्रत्याशी उतारेगी। और साथ ही साथ ये कहा सकता है कि उसको लेकर कल से कार्यालय लोकसभा जो क्षेत्र है उनमें कार्यालय भी खोलना शुरू हो जाएगा। और साफ तौर पे कहा सकता है कि 2019 में जिन लोकसभा सीटों को उनमें बात की जाए तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, ऐसी तमाम सीटें जो भाजपा हारी थी उस पर प्रत्याशी उतारेगी। जिससे पहले सबसे पहले रणनीतिक बात की जाए तो वो अपने कार्यालयों को कल से खोलना शुरू कर दी। जैसा कि मैं आपकी बातों से अंदाजा लगा पा रही हूं, तो मुझे यही लग रहा है कि भाजपा जो है वो इस बार अपनी हारी हुई सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ज्यादा मेहनत कर रही है उन सीटों पर जिस पर भाजपा को पिछले बार हार मिली थी, यही ना? देखिए बिल्कुल 80 लोकसभा सीटों का टारगेट है वो भाजपा का। और जाहिर सी बात है कि 78 सीटों में तो 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसके बाद जो सीटें जो हार गई थी उन सीटों पर अब 2019 में जो सीटें आई थी उन सीटों पर अब भाजपा सबसे पहले प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। जी, वैसे जितेंद्र जी, भाजपा जो है वो बीजेपी जो है वो अपना चुनावी थीम 2024 का चुनावी थीम वो जारी कर चुकी है। वैसे ये भी बात है कि जब भी कोई पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो किसी न किसी मुद्दे के साथ उतरती है। जब वो जनता के बीच जाती है तो कोई ना कोई वादा करती है, दावा करती है और किसी न किसी खामी को उनके वार्ड में या उनके इलाके में जो होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां गिनवाती है। तो बीजेपी जो इन इलाकों में जाएगी तो उनका मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेगी, जनता के बीच जाएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की कई मुद्दे हैं और केंद्र सरकार के मुद्दे की, मोदी की गारंटी की जो बात की जा रही है भाजपा की ओर से, चाहे वो अन्न योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं और जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो रोजगार दिए गए, सब मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मैदान में आएगी। और साफ तौर पर कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा धर्म का बात की जाए तो राम मंदिर की प्राथमिकता के बाद ये कह सकते हैं कि बीजेपी का वोट बैंक और भी स्ट्रांग हो गया है। और साफ तौर से कई छोटे छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो जैसे चाहे रोजगार की बात की जाए वो आपकी, चाहे वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अन्न योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जो मकान प्रधानमंत्री आवास की जो मुद्दे हों और महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की जाए, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी और कहीं ना कहीं धुआंधार प्रचार करने का काम किया। क्योंकि हर बार पिछले 2019 की बात की जाए तो 300 प्लस की बात की थी भाजपा ने और इस बार 400 प्लस की कहीं ना कहीं भाजपा बात कर रही है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। और तीसरी बार केंद्र सरकार में भाजपा अपनी सरकार बनाने की दावे केरल के नेताओं द्वारा दावे किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस सब को लेकर भाजपा पूरी तैयारी कर चुकी है। 2019 में जो सीटें हारी थी सबसे पहले उन सीटों पर, लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और उसके बाद जो अन्य प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं उतारने का काम किया है। क्योंकि लोकसभा सीटों को 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में अगर 80 लोकसभा सीटें हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको जीतने का लक्ष्य सबसे पहले जो सीटें हारी थी उनकी वजह तलाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अच्छा जितेंद्र जी,
मैं एक महत्वपूर्ण सवाल तो आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जब बात चुनाव की हो रही है तो हम रिजल्ट मेकर्स को नहीं छोड़ सकते, यानी कि जनता को। जनता ही वो होती है कि जब जो नेता होते हैं वो दावा करते हैं और जनता ही उस पर मुहर लगाती है कि ये हमारा नेता बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, हर पार्टी अपने अपने तरफ से ये दावा कर रही है कि 40 की 40 सीटें हमारी, 80 की 80 सीटें हमारी, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन डिसाइड तो जनता को ही करना है। जनता अपने वोट से ही डिसाइड करती है कि हमारा नेता कौन होगा। तो अगर हम इन रिजल्ट मेकर्स की बात करें तो इनके, क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तो किसकी लहर चल रही है, जनता किसको चाहती है, जनता किसके काम से खुश है और किसके काम से नाराज नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष के पास निकाल सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री का जो चेहरा था, ये कहते हैं नीतीश कुमार जो भाजपा में जाने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के बाद अभी चेहरा भी साफ नहीं हो पाया। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के तौर पर जनता फिर से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, और उत्तर प्रदेश की जनता हो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है, वो देश की जनता देखने जाती है। क्योंकि विपक्ष का एकमात्र चेहरे के तौर पर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात की तो इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से एकजुट नहीं नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है कि जनता भी कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति में है। और जाहिर सी बात है कि प्राथमिकता के तौर पर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष जब तक अपना प्रधानमंत्री के पद का चेहरा क्लियर नहीं करता है तो तब तक कहीं ना कहीं जनता के मन में असमंजस की स्थिति जरूर नजर आएगी। जी, वैसे तो जनता काफी होशियार है, लेकिन फिर भी हम यही आशा करते हैं कि जनता होशियारी के साथ अपने नेता का इंतखाब करे। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। शिमला में वन मंजूरी के नाम पर सड़कों पर के काम लटकाने और वन विभाग के अधिकारियों के बैठक से गायब रहने पर सोमवार को नगर निगम के सदन में हंगामा हुआ। बता दें कि महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की मासिक बैठक में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा समर्थित के पार्षद धरने पर बैठ गए। भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने पूछा कि उनके वार्ड के 2 एम्बुलेंस रोड के काम क्यों लटकाए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक सड़क सिर्फ 170 मीटर बनी है, उसे भी लटकाया जा रहा है। वन विभाग से इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन सदन में विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। इस पर भाजपा पार्षद और उग्र हो गए, बोले कि विभाग के अफसर ना तो फोन उठाते हैं और ना ही नगर निगम सदन में आते हैं। सभी पार्षद जवाब के लिए अड़ गए और मेयर के सामने धरने पर बैठ गए। पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि मंत्री अनिरुद्ध सिंह के निर्देश के बावजूद अफसर सदन में नहीं आ रहे हैं। न्यू शिमला की पार्षद निशा ठाकुर पटयोग की पार्षद आशा शर्मा ने भी बिजली तार पर झुकी पेड़ों में शाखाएं न काटने पर सवाल उठाया। बोले, मेयर के कहने के बावजूद वन विभाग काम नहीं कर रहा है। हंगामे के बीच फोन कर वन अधिकारियों को सदन में बुलाया गया। बाद में अधिकारी सदन में पहुंचे तो मेयर ने इन्हें सख्त निर्देश दिए। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हिमाचल प्रदेश से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जी टीना जी, ये जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो ये हंगामे हो रहे हैं सदन में और अधिकारी का ये जो नहीं आना, ये कहीं ना कहीं जो निगम में बैठक हुई इसमें अधिकारी मौजूद नहीं हुए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है कि बैठक बुलाई गई, अधिकारी ही ना आए, तो इस पर क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है कि शिमला नगर निगम की जो मासिक बैठक है उसमें अधिकारी जो है वो मौजूद न रहे हों, लेकिन जो महापौर है सुरेंद्र चौहान, उन्होंने लगातार अधिकारियों को कहा है कि वो जरूर बैठक में पहुंचे, क्योंकि एक मासिक बैठक होती है और इसमें पूरे शिमला के जो मुद्दे हैं, पूरे शिमला की जो समस्याएं हैं वो पार्षदगण उठाते हैं और उनको सुलझाने के लिए जो है वहीं पे दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम पिछले कल की बात करें, मासिक बैठक बुलाई गई थी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी, क्योंकि जो शिमला है वो लगातार जिस तरह से आपदा के बाद उसको संवारने की दिशा में काम हो रहे हैं और जो स्वच्छता रैंकिंग थी शिमला की वो भी काफी गिर चुकी है। उसको लेके भी जो पार्षद थे वो काफी चिंतित दिखे और उसको लेके भी उन्होंने जो है सत्ता पक्ष में मौजूद जो कांग्रेस
महापौर है सुरेंद्र चौहान, उनको घेरने की कोशिश की और कहा कि जो नगर निगम की समस्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जो वन विभाग जो है वो काफी जो रोड है यहाँ पे जो एम्बुलेंस रोड बनने हैं विभिन्न वार्ड में, उनकी जो मंजूरी है वो नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो महापौर थे उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि शेख शहर में जो है साधन नहीं चल सकते हैं। अगर जो पूरी औपचारिकता इन रोडों की हो चुकी है, एम्बुलेंस रोडों की, उनको तुरंत जो है उनकी मंजूरी दी जाए। और आप ये मंजूरी क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि जो शहर है उसमें तो कानून नहीं चल सकते हैं और जो विभाग है वन विभाग वो फाइलें दबाना बंद करे। जो पार्षद है या जो भी यहाँ पे मुद्दे उठाए जाते हैं वो कोई पर्सनल मुद्दे नहीं होते, वो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं। इसलिए जो वन विभाग है तो उसको जो है जरूर जो इसमें सावधानी बनते जो फाइलें हैं उसको आवश्यकता के तौर पे निपटाएं, ना कि उनको दबाएं। तो ऐसे में जब महापौर ने ये सब बातें कही हैं और सब सारी चीजें हुई हैं तो उसके बाद जो है भाजपा के जो पार्षद थे जो धरने पर बैठे थे उन्होंने जो है अपना धरना वापस लिया और वो इस जवाब से संतुष्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नगर निगम की मासिक बैठक है उसको कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो ये मुद्दा काफी देर तक जो है नगर निगम के सदन में रह रहा है कि क्यों अधिकारी जो है गैर जो है यहाँ के टीना जी, जैसे कि आपने बताया कि कोई पहली बार नहीं है। देखिए, जो निगम की बैठक होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, वो भी वो बैठक जिसमें पार्षद शामिल होते हैं, क्योंकि पार्षद तो अकेला आता है, अपने वार्ड से पार्षद जो है वो बैठक में अकेला आता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन तमाम लोगों का जो उनके वार्ड में जो है वो रह रहे हैं। मतलब उस वार्ड में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों का एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निगम में बैठता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, वो उन तमाम लोगों की समस्याओं को लेकर बैठता है और ऐसे में अधिकारियों का उपस्थित ना होना, और आप कह रही हैं कि बार बार का ये इनका लगा हुआ रहता है कि वो नहीं आते हैं, तो क्या ये इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, या फिर अधिकारियों से अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं? जी देखिए, क्योंकि मंत्री अनिरुद्ध सिंह है तो शिमला से उन्होंने भी कई बार कहा है कि जो ये नगर निगम की जो मासिक बैठक होती है काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसमें जो पार्षद है अपने वार्ड के मुद्दे लेकर आते हैं, जनता से जुड़े प्रतिनिधि होते हैं और उनके जो मुद्दे हैं काफी गंभीरता से लिया जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं हालांकि वो कहते हैं कि हम प्रतिनिधि भेज रहे हैं या कोई ना कोई इस तरह का बहाना बना देते हैं, लेकिन अभी जो जिस तरह सुरेंद्र चौहान ने जो है सख्त रवैया अपनाया है महापौर ने, उन्होंने कहा है कि अगर अगली बैठक में अधिकारी इस तरह से जो शामिल नहीं होते हैं तो उनको जो है उनके विभाग की तरफ से जो है नोटिस भी दिलवाया जा सकता है, क्योंकि ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण रहती है और इसमें जो पार्षद है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे शिमला पूरे शहर से जुड़े मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं और उन मुद्दों को सुलझाना क्योंकि पार्षद की एक जिम्मेदारी होती है, जनता से जुड़े सीधे मुद्दे होते हैं। तो ऐसे में इन्हें जो है प्राथमिकता के तौर पे अधिकारियों को लेना होगा, ना कि इनको हल्के में लेना होगा। जी बिल्कुल, संबंधित चीजें हैं वो अधिकारी को निर्देश इस बार जो है वो दिए गए हैं। जी टीना जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव तिथि की घोषणा से पहले ही लोकसभा क्षेत्रों में उतरकर कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे रायपुर में राज्य भवन के पास भाजपा के केंद्र कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बृज मोहन अग्रवाल, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, विधायक पश्चिम राजेश मुणत, उत्तर विधायक पुरदर मिश्रा और ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू सहित भाजपा के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनवाएंगे। सबका साथ सबका विकास विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम करेंगे। रायपुर लोकसभा के प्रभारी संसदीय संदीप शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य गत चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को प्राप्त मत से अधिक मत दिलवाना है। लोकसभा चुनाव में अब की बार भाजपा 400 का लक्ष्य भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का लक्ष्य है, जिसके लिए हम सभी जमीनी कार्य करना होगा। रायपुर लोकसभा के कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य और मेल मिलाप आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर प्रत्याशी की घोषणा पूर्व लोकसभा चुनाव केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। सीधा मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन और भाजपा के बीच है। गठबंधन के पास जीत के आंकड़े हैं, लेकिन भाजपा का दावा है कि मेयर वो बनाएंगे। पिछली बार उन्होंने कहा कि पिछली बार हुए हंगामे को देखते हुए निगम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यालय के आसपास जाने पर रोक भी लगाई दी गई है। पहली बार सदन की गैलरी में भी अधिकारी व मीडिया को मंजूरी नहीं होगी। मनोनीत पार्षदों को मंजूरी होगी या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। वोट डालने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद रोपड़ से सीधे नगर निगम पहुंचेंगे। बता दें कि भाजपा को हराने के लिए पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ आने का फैसला किया है। गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप टीटा हैं, तो भाजपा ने मनोज सोनकर को मैदान में उतारा है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए अमित सेठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमित जी, आज जो है वो चयन होगा, मेयर डिप्टी मेयर का जो चयन होने वाला है, इसको कहा जा रहा है कि पहली बार जो है इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। गैलरी में भी सिक्योरिटी जो है फोर्स जो है वो लगा दी गई है और लोगों को भी आने जाने से मना किया गया है। कुछ चुनिंदा पार्षद ही होंगे जो वहां पर जा पाएंगे। तो वैसे कितने बजे से ये जो है काम जो वो शुरू हो जाएगा? बिल्कुल साहब, अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव की जो है नियुक्ति होनी है। देखना होगा कि किसके पाले में जो है कौन सी पार्टी के पाले में जो है मेयर की जो है कुर्सी जाती है। वहीं अगर बात की जाए आज की, तो उस एरिया की चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भवन है, उस एरिया को जो है पूरी तरह से जो है सील कर दिया गया है। लोगों के आने जाने को भी वहां पे जो है पाबंदी रखी गई है और कहा गया है कि रूट जो है वो जो है बदल दिया गया है कि आप दूसरे रूट से जो है जा सकते हैं। क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो काफी हंगामा जो है देखने को मिला था कि जब मेयर चुनाव थे तो इसी को जो है स्थगित कर दिया गया था। हाई कोर्ट भी जो है ये पूरा मामला पहुंचा। कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो एकजुट होकर जो है मेयर पद के लिए जो है लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। वहीं बीजेपी जो है पिछले लंबे अरसे से अपना मेयर बना रही है। तो इसी के चलते आज देखना होगा कि किस पार्टी के पास जो है मेयर पद की कुर्सी जो है जाती है। करीब 10 बजे का समय बताया जा रहा है कि 10 बजे जो है वहां पर 7 पार्षद जो है पहुंच जाएंगे। वोटिंग प्रक्रिया जो है करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास जो है शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय में जो है नतीजे आ जाएंगे। तो अब देखना होगा कि चंडीगढ़ का मेयर जो है वो अगर बीजेपी का होता है या आम आदमी पार्टी का होता है। अच्छा, चुनाव को लेकर जो है वो सारी तैयारियां हो गई है वहां पर? चुनाव की बात की जाए तो कल हमने ग्राउंड जीरो पर जाके जो है वहां पे पूरे एरिया का जो है जायजा लिया था। तो पुलिस बल की जो है प्रॉपर जो है वहां पर उन्होंने बैरिगेटिंग जो है वो कर ली है और वो पुख्ता इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। अब देखना होगा कि आज जो है कुर्सी जो है चंडीगढ़ मेयर पद की जो कुर्सी है किसके पलड़े में जाती है। जी, देखना होगा कि किसके सर पर ताज सजेगी, ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन ऐसे में जो बीजेपी दावा कर रही है, क्योंकि जबकि उसके सामने जो है वो गठबंधन मजबूत खड़ी हुई है, बीजेपी दावा कर रही है कि हमारा ही प्रत्याशी जो है वो होगा। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी किस बेस पर ये दावा कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी जो है इससे पिछली बारी भी जो था इस तरह की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि हर साल जो है चंडीगढ़ मेयर पद के जो है चुनाव होते हैं। इससे पिछली बार भी जो थे यही बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एकजुट होकर जो है मेयर चुनाव जो है लड़ पाएंगी। हालांकि उनकी सहमति जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं हुई थी। बीजेपी ने जो है अपना मेयर बना लिया था। मगर इस बार की अगर बात की जाए 2024 की, तो 2024 में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो है सहमति हो चुकी है, गठबंधन जो है हो चुका है कि एकजुट होके ही जो है वो मेयर चुनाव की जो कुर्सी है उसके लिए जो है फाइट करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पे जो है इस बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमने अपना जो मेयर है वो बनाएंगे, मगर बीजेपी भी जो है कहती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि हमारा मेयर जो है बनेगा। ये तो कुछ देर में जो है दोनों तरफ से दावे ठोके जा रहे हैं कि मेयर हमारा होगा। वैसे आपने बताया कि पिछले बार जो हंगामा हुआ था और अभी आपने बताया कि बहुत सिक्योरिटी रखी गई है, तो क्या लगता है इस बार तो हंगामे के आसार नहीं है? इस बार तो वैसा कुछ नहीं होगा?
देखना होगा कि ये तो समय ही बताएगा कि हंगामा होता है या नहीं होता। मगर हालांकि अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात की जाए तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है साफ तौर पे जो है कह दिया था कि चंडीगढ़ पुलिस को कि सिक्योरिटी जो है पुख्ता जो है उसके इंतजाम किए जाएं। जी। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हंगामा होने के जो आसार हैं वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे। जी, वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल हमारा ये कार्यक्रम यहीं तक। फिर से होगी आपसे मुलाकात खबरों के साथ। जुड़े रहें ANB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मानस खंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र